हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर यानी संगणक की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंतर्गत आपके जो स्टैटिक्स का पोर्शन है यानी कि पार्ट बी आपका जो है उसके अंतर्गत दिए हुए आपके स्टैटिक्स के पोर्शन के ऊपर, और जिसके अंतर्गत आप लोगों को पहला टॉपिक दे रखा है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन और कलेक्शन के बारे में। उसके बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों ने मेरे को लगता है कि टाइम टेबल देख लिया होगा मेरे द्वारा जो आपको बता दिया गया है किस टाइम पर कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन का मतलब होता है डाटाज को इकट्ठा करना, वही है कलेक्शन। ठीक है, अब उन डाटाज को इकट्ठा तो कर दिया, ये कलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब हम उस डाटा का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी मेन टॉपिक तो हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। कलेक्शन तो कर दिया है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन का पहले मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे आगे। आपने कोई स्टडी करी है या रिसर्च करी है कोई, और वहाँ से अलग अलग आपने डाटाज इकट्ठा कर लिए। जैसे कि जो कंप्यूटर की आपकी वैकेंसी है, अगर आप लोगों को किसी हॉस्पिटल में है, किसी ऐसे स्कूल में लगा दिया, किसी कंपनी में लगा दिया, या किसी भी ऑफिस में लगाया गया सपोज करिए, और वहाँ लगाने के बाद आप लोगों के पास में दिन में कुछ लोग आते हैं अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल में हैं तो आपके पास अलग अलग मरीज आते हैं। कोई आएगा 10 साल का, कोई आएगा 20 साल का, कोई आएगा 50 का, कोई आएगा 100 का, कोई आएगा 60-70 का। तो ये जो अलग 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 लोग आए, आप क्या इनका सबका रिकॉर्ड रखेंगे? लेकिन जब आपको एक टेबल बनाना हो, यानी आपसे कहा जाए कि आप इनको व्यवस्थित तरीके से तैयार करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई? 0 से 10 साल वालों को अलग करेंगे, पहले 10 से 20 को अलग करेंगे, 20 से 30 को अलग, 30 से 40, तो एक सिस्टम बनेगा। जैसे आपसे कहा जाए, कोई कह दे भाई आज 7 साल के कितने बच्चे आए थे, तो आप क्या करोगे? 0 से 10 वाला देखोगे, बाकी देखने की जरूरत नहीं। तो आपने ये क्लासिफिकेशन करके आपका काम शॉर्ट कर दिया। क्या करा? शॉर्ट कर दिया। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप किसी भी अनुसंधान या अध्ययन के अंतर्गत आपने जो अलग अलग समय पर, एक साथ तो कोई डाटा इकट्ठे होंगे नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग डाटा जो इकट्ठे किए, समक स्टड जो है संग्रहित किए थे, उनमें फिर आप क्या करेंगे, एकत्रित होने के बाद में आप उनका धीरे धीरे विधिवत रूप से विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे कि कौन सा डाटा किससे संबंधित है। एनालिसिस करने के बाद में आप जो है उनके अंतर्गत जो जो समान गुण है या समान विशेषताएं हैं, उसके बेस पर इनको 2 भागों में या 3 भागों में या 4 भागों में व्यवस्थित तरीके से बांट देंगे। अभी जो बांटना है, और इसके बाद में आपके पास में एक जो है सारणी बन जाएगी। तो ये जो बांटा आपने, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एकत्रित एकत्रित किए गए सम को एकत्रित किए गए सम को विधिवत रूप से विश्लेषण कर उन्हें समान गुणों या विशेषताओं के आधार पर क्या करना है? सारणीबद्ध रूप करना है या सुव्यवस्थित वर्गों में बांटना है। ठीक है, आधार पर एक मिनट, सारणीबद्ध या सुव्यवस्थित, क्या? सुव्यवस्थित वर्गों में बांटना। क्या कहलाता है दोस्तों?
हमारा क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात? तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आपने डाटाज को इकट्ठा करा, उनके अंतर्गत जो भी गुण हैं या जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर इनको सुव्यवस्थित वर्गों में सारणीबद्ध कर दिया या सुव्यवस्थित वर्गों में आपने इसको बांट दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कि आपने जो डाटाज इकट्ठे करे उसके अंतर्गत आप क्या कोई अलग से अपने हिसाब से भाई कोई विशेषता मानोगे, कोई और किसी अलग विशेषताएं मानेगा। तो उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन की अलग अलग जो है डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि देखिए, हमारे सांख्यिकी के एक प्रसिद्ध विद्वान है कॉर्नर। कौन है? कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर ने एक परिभाषा दी है कि वर्गीकरण तथ्यों को समानता एवं सादृश्यता के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है तथा व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता प्रकट करता है। तो कॉर्नर के अनुसार क्या है कि भाई वर्गीकरण तथ्यों को क्या करता है, उनकी समानता और सदृश्यता, उनमें जो समानताएं हैं उसके आधार पर उनको वर्गों और समूहों में क्या कर देता है, क्रमबद्ध कर देता है। और फिर जो व्यक्तिगत रूप से उनमें विविधताएं तो पाई जाती है, लेकिन उनमें पाए जाने वाले गुणों की एकता के आधार पर उन्हें प्रकट कर देता है। इसी तरह से एक दूसरे प्रोफेसर सांख्यिकी के हैं हॉरिस सेक्राइस्ट, वो कहते हैं कि वर्गीकरण समकों को उनकी एक समान विशेषताओं के अनुरूप क्रमबद्ध करने एवं विभिन्न परंतु संबंधित भागों में अलग अलग समूहीकृत करने की एक क्रिया है। ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, केवल पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो वर्गीकरण हम कर रहे थे तब से, इस वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? वर्गीकरण की विशेषताएं होगी, यानी कि आपके पास में ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उनके बारे में। तो क्लासिफिकेशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि समकों का विभिन्न वर्ग समूहों में विभाजन करना, यानी आपने जो डाटाज इकट्ठे किए उनको विभिन्न वर्ग समूहों में विभाजित करना, ये उसकी विशेषता है। कैसे विभाजित करेंगे? तो आपने एकत्रित डाटाज यानी समकों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्ग समूहों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन गुणात्मक या संख्यात्मक दोनों में से किसी भी आधार पर किया जा सकता है। इसके उदाहरण मैंने बता दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने जो डाटाज इकट्ठे किए उनको आप अलग अलग वर्ग समूहों में विभाजित कर सकते हो। अब वो विभाजन जो है हो सकता है उनके गुणों के आधार पर हो सकता है उसमें कोई संख्या हो यानी न्यूमेरिकल हो, वैल्यूज़ दे रखी हो, उसके आधार पर हो। तो दोनों ही आधार पर आप जो है समकों का विभिन्न समूहों में विभाजन कर सकते हो। इसके उदाहरण जैसे देखिए, गुणात्मक के आधार पर देखें तो शिक्षा के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं व्यक्तियों को? 2 भागों में। वे व्यक्ति जिनके पास शिक्षा है शिक्षित, जिनके पास शिक्षा नहीं है अशिक्षित वर्गों में बांटा जा सकता है। उसी प्रकार पर अगर आय जो है वो क्या होती है? न्यूमेरिकल होती है। आय यानी कि आपकी तनख्वाह कितनी है उसकी तो एक वैल्यू फिक्स डिसाइडेड होती है। तो फिर आप ये कह सकते हो कि भाई 0 से 100 रुपये कमाने वाले अलग बनाओ, 100 से 200 कमाने वाले अलग, 200 से 300 कमाने वाले अलग, 300 से 400 कमाने वाले व्यक्तियों की अलग अलग आप जो है संख्या लेकर के एक टेबल बना सकते हो। तो आप समकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हो। ये वर्गीकरण की एक विशेषता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट विशेषता पूछी जा सकती है कि क्या समकों का जो है विभाजन गुणात्मक या संख्यात्मक दोनों हो सकता है, या एक होता है या कोई नहीं होता है? तो आप आंसर कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट विशेषता है वर्ग समूह वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकते हैं। यानी कि आप जो क्लासिफिकेशन में वर्ग समूहों में विभाजित कर रहे थे समकों को, यानी डाटाज को जो आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे, उनमें वो रियल या इमेजनरी भी हो सकते हैं। रियल कैसे और इमेजनरी कैसे? तो देखिए, रियल तो तब होंगे जब आपके पास में वो गुण के बेस पर कर रहा हो। जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल में क्या करा, शिक्षा एक गुण है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को कह दे भाई कि शिक्षा का इतना % तूने 12th पास कर रखी है तो मैं तुझे शिक्षित गिनूंगा वरना नहीं गिनूंगा। नहीं भाई, तूने पढ़ रखा है, तुझे पढ़ना लिखना आता है, मतलब तू शिक्षित है। तो गुण के आधार पर तो आप जो भी वर्गीकरण करेंगे वह वर्गीकरण हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। यानी कि गुणात्मक वर्गीकरण की दशा में तो वास्तविक वर्ग समूह जो बनते हैं उन्हें ही वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जब भी आपके गुणात्मक यानी गुणों के आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो ये 100% श्योरिटी है कि वे जो है क्या होंगे? वास्तविक वर्ग समूह की बात कर रहा होगा।
लेकिन अगर हम संख्या के आधार पर बात करें तो फिर जो आपका वर्गीकरण होगा वो अध्ययनकर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि वह काल्पनिक हो सकता है हर किसी के लिए अलग अलग। जैसे देखिए कि आपसे कहा जाए कि भारत में अमीर कौन है। अब हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा कि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो कहेगा जितना पैसा ज़्यादा वो अमीर। कुछ लोग लेकिन ऐसे होते हैं कि हमें एग्जाम्पल दे देते हैं, जिसके घर में खुशियाँ हैं वो सबसे अमीर है। कोई कह देता है वो अमीर है जिसके पास उसके माता पिता है। तो ये जो आप सुनते हैं या फिर आप जो ऐसे ये देखते हैं या फिर आप खुशी है, अगर देखिए हम बात करें कि भाई तनख्वाह जो है वो 0 से लेकर अगर 100 रुपये किसी की है तो बोले वो मिडिल क्लास में आएगा, ठीक है। किसी के पास 100 से 200 है तो मिडिल क्लास वाले के लिए तो वो अमीर हो जाएगा। लेकिन जिसकी तनख्वाह 200-300 होगी उसके लिए मिडिल क्लास कौन है, जो 100 से 200 वाला है वो भी। तो ये काल्पनिक है। मैं किसको अमीर मानूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो कलात्मक जो काल्पनिक वर्गीकरण होगा वो संख्याओं के रेस्पेक्ट में होगा, यानी संख्यात्मक जब वर्गीकरण होगा तो कलात्मक काल्पनिक वर्गीकरण कहा जाएगा या काल्पनिक वर्ग समूह कहा जाएगा। और जब गुण के आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे हो तो उसे आप कहेंगे वास्तविक वर्ग समूह। थर्ड विशेषता आती है, इसकी वजह से विविधता में एकरूपता दिखाई देती है। विविधता में एकरूपता कैसे दिखाई देती है, तो देखिए विविधता में एकरूपता आपको पता है कि आपने जो है एकत्रित समूहों को कर लिया है। अब अलग अलग लक्षण या विशेषताओं के पाई जाती है उनमें, फिर भी एक वर्ग समूह में समूहों में तो कोई ना कोई तो एक समानता पाई जाती है। भाई दो किसी न किसी वर्ग समूह के हैं तो उनमें कोई ना कोई एक समानता तो पाई जाएगी ही। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक परीक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्तांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिन्हें हम एक गुण उत्तीर्णता के आधार पर तो दो समूहों में यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों में भी बांट सकते हैं। और उत्तीर्ण में भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड श्रेणी में बांट सकते हैं। तो यह विविधता में एकता की स्थिति को प्रकट करता है, क्योंकि अलग अलग प्रतिशत होते हुए भी ये एक समान श्रेणी में हो जा सकते हैं। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे पास में जो है विविधता में एकरूपता पाई जाती है। कैसे, तो अगर आप देखें कि भाई कोई विद्यार्थी क्या है परीक्षा देता है, अब सभी के पेपर तो एक ही था, उत्तीर्णांक जो थे वो तो एक ही थे, लेकिन प्राप्तांक है जो वो अलग अलग है। अब प्राप्तांक अलग अलग है तो उसके बेस पर हमने क्या कर रखा है कि बच्चों को 3 श्रेणियों में डिवीज़न दिए जाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। अब जो फर्स्ट डिवीज़न लाता है वो कौन कहलाता है, 60 से अबव वाला। लेकिन जिसने 90% बनाए वह भी फर्स्ट डिवीज़न, 60% वाला भी फर्स्ट डिवीज़न और आपका 100% वाला भी फर्स्ट डिवीज़न। तो ये तो क्या हो गई, एक रूपता हो गई भाई। 60 से अबव हो यानी आप सब फर्स्ट डिवीज़न हो। तो क्या 60 वाला और 90% वाला दोनों इक्वल लेवल के होंगे? नहीं, लेकिन फिर भी वह एक रूपता ला देता है। ऐसे ही जिसके पास में 45 से अबव परसेंटेज है और 60 के बीच है उसे हम सेकंड डिवीज़न दे देते हैं, और इससे कम वाले को हम थर्ड डिवीज़न कहते हैं, और 36 से कम वाले को हम फेल करते हैं। और 36 से कम वाला 35.50% बन रही है तो क्या वो बिल्कुल ही जो 12% 13% बना के फेल हो रहा है उसके इक्वल होगा क्या? नहीं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, विविधता में एक रूपता हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वह प्रॉपर्टी देखिएगा आप, एक सेकंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि वर्ग समूह का आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में क्रमबद्ध होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो देखो जो आपने वर्ग समूह बनाए वो आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप जो है उसे क्रमबद्ध कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका संख्यात्मक वर्गीकरण है तो आप क्या कर सकते हो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या फिर छोटी से छोटी,
या आप घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे हुए घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्रम समूह में जो है क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपने वर्ग समूह बनाए अलग अलग, जैसे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, आप उनको जो है आरोही या फिर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर सकते हो, या क्रमबद्ध वह होना चाहिए। ठीक है, यानी कि या तो वो ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में होना चाहिए। ये 4 विशेषताएं हैं आपके किसकी, क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन के उद्देश्य, यानी कि आप जो ये वर्गीकरण कर रहे हो, इन वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। आपने ये डाटाज अलग अलग तैयार करे, अलग अलग बनाई, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य में हम देखें तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है दोस्तों, समकों को सरल और संक्षिप्त बनाना। यानी जो आपने अलग अलग डाटा इकट्ठे कर करके रजिस्टर और बना रखे हैं कई सारे, अब उन सब को आप क्या करोगे, एक्सेल के अंतर्गत अलग अलग बना दोगे, यानी कि उनको सरल और संक्षिप्त बनाना है, ताकि हमें जब भी जिसकी आवश्यकता हो हम जल्दी से उसको तैयार कर सकें। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है अगर आप लोगों में से जब भी आप लोगों की जॉब लगेगी, तो आप लोग अगर इलेक्शन ड्यूटी में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसमें एक स्टैटिकल फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें कि आयु का जो है पूरा क्रम दिया जाता है कि 0 से इतने में कितने बच्चे आए, इतने से इतने में कितने वोट वाले आए थे, इतने से इतने में कितने आए थे। वह क्लासिफिकेशन से ही फिर दूसरे दिन न्यूज़ में छपता है कि इतने % वोटेज रहा और इतने लोग आए, वहाँ से ये इतनी आयु के इतने लोग आए। वो सब चीज़ें कहाँ से आती है, स्टैटिकल जो PO अधिकारी होते हैं वही उसे फिल करते हैं। ठीक है, तो समकों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए हम वर्गीकरण का उद्देश्य है पहला। तो दूसरा उद्देश्य हमारा होता है कि हम इससे क्या करते हैं, समानता और असमानता के बारे में स्पष्टीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है। कब, जब हमारे पास में हमने एक वर्गीकरण बता दिया अलग अलग, मान लो अब उनमें कुछ में समानताएं होगी, कुछ में असमानता थी, तो हमारे पास आंकड़े पूरे इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन हमने उनको अलग अलग जब वर्गीकरण करा तो हमें पता चला कि इनमें ये समानता है, इनमें ये असमानता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। तो आपका कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं दो के बीच में, तब ये हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, मैं अभी इन सब के एग्जाम्पल से भी बताने वाला हूँ। समकों को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण, यानी कि रीजनिंग, आप ये कह सकते हो रीजनिंग के बेस पर तर्कपूर्ण ढंग से या तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है, आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास डाटाज है उनको आप वैज्ञानिक यानी आपने साइंटिफिकली और रीजनिंग सोच करके, समझ करके, उसमें कुछ एक समानताएं असमानताएं अलग करके फिर आप उसका जो है वर्गीकरण करते हैं। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्ट है। एक है टेबुलेशन, यानी कि सारणीयन का आधार बनाना। जब आपने डाटाज का क्लासिफिकेशन कर लिया, अलग अलग डाटा बना दिए, तो वह किसका जो है आधार बन जाता है, तो वह सारणीयन टेबुलेशन का जो है आधार बन जाता है। ठीक है, मैं अब आप लोगों को ये सब पॉइंट वापस समझा देता हूँ। तो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, समकों को सरल और संक्षिप्त बनाना। आपने अलग अलग डाटा इकट्ठा कर लिए, इसका देखो इन सभी पॉइंट को कवर करने के लिए मैं आप लोगों को मेरे ही एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 7073
91539337 पर मैसेज करते हैं तो आपके पास में एक मैसेज आता है, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम, नेम, एग्ज़ाम नेम, सब्जेक्ट, टीचिंग स्किल की फीडबैक, और आप लोगों से कहा जाता है कि ये हमारा चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये कॉन्टैक्ट है, आप जहाँ पर जा भी चाहें तब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्यों ये तैयार करवा रखा है टीम से मैसेज, ताकि आप मेरे से किस एग्ज़ाम के लिए जुड़े हैं और किस सब्जेक्ट के लिए। जैसे कंप्यूटर का बच्चा अगर कोई जुड़ रहा है, अब मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, मैं जीके भी आपको वीडियोस अपलोड करवा रहा हूं और साथ ही साथ कंप्यूटर की स्टैटिक्स भी पढ़वा रहा हूं, साथ ही साथ मैथ्स की वीडियो चल रही है, सेकंड ग्रेड में मैथ्स भी चल रही है, रीजनिंग चल रही है, जीके चल रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चे किसके लिए जुड़े हुए हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि भाई कंप्यूटर का कोई बच्चा स्टैटिक्स के लिए जुड़ा, तो मैं उसे स्टैटिक्स से संबंधित जब भी कोई जानकारी हो, कोई वीडियो हो, कोई अलग से आपके पास में, जैसे हमारे पास कोई फॉर्मेट वगैरह हमने बनाया, कोई ट्रिक बनाई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हम डायरेक्ट उसी को सेंड करें। या फिर हम जब भी, देखिए हमारा एक सिस्टम है कि हम हर 7 दिन में कुछ स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनकी पढ़ाई सही चल रही है, उन्हें मोटिवेट करते हैं पर्सनली कॉल कर करके। क्यों? ताकि हमें पता रहे। अब मैंने स्टैटिकल वाले को फ़ोन करके बोल दिया, बेटा तुम्हारे राजस्थान जीके कैसे चल रहा है, वो कहेगा भाई ये अलग ही आदमी है यार, मैं तो स्टैटिक्स के लिए जुड़ा था इससे, लेकिन ये राजस्थान जीके क्यों पूछ रहा है। तो ये जो वर्गीकरण है, इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ये इसके लिए जुड़ा है, तो मैं इसकी इस माध्यम से ऐसे हेल्प करनी है। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि संक्षिप्त और सरल हो जाता है मेरे लिए ये कार्य। समानता और असमानता, यानी मुझे पता चल जाता है कौन किस सब्जेक्ट के लिए और किस एग्जाम के लिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एग्जाम वाइज बच्चों को अलग कर देता हूँ, फिर उनका एक अगर ग्रुप भी बनाता हूँ तो एग्जाम वाइज अलग अलग ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। फिर मैं उस एग्जाम में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बना देता हूँ, ताकि उन बच्चों को बेनिफिट मिले, उन्हीं सब्जेक्ट की कमी वाले बच्चे उससे बात करें। जिसका राजस्थान जीके ऑलरेडी अच्छा है, उसे मैं क्यों फालतू में बार बार राजस्थान जीके का कंटेंट भेजूँ, या क्यों उसे उस ग्रुप में जोड़ूँ। तुलनात्मक अध्ययन में सहायता होती है, तो कंपेरेटिव मेरे कंपैरिजन करने में ठीक रहता है। फिर मैं जब टेस्ट वगैरह लेता हूँ तब भी मैं मार्क्स वगैरह का एनालिसिस करवाता हूँ उनसे, ठीक है। उससे मुझे पता चलता है कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किसको कौन सी सब्जेक्ट तैयार करवानी चाहिए। समकों को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से, तो यही तर्कपूर्ण तरीका है मेरा, हर सब्जेक्ट को अलग अलग करो ताकि पता रहे कि कौन बच्चा किसके लिए जुड़ा हुआ है। और फिर ओवरऑल भी पता रखते हैं हम कि कितने बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, डेली कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए आया, किस वीडियो को देख करके आया, ठीक है। फिर सारणीयन का आधार बनाते हैं हम, टेबल बना रखी है बिल्कुल हमने कि इंग्लिश में आज भाई हमारे पास में, स्टैटिक्स में आज इस वीडियो को देख करके इतने बच्चे जुड़ने की संभावना हुई, इतने बच्चे जुड़े, इतने हमारे मैथ्स देखकर जुड़े। तो हमें एक ये पूरा वर्गीकरण से बेनिफिट यही मिल जाता है कि हमें सहायता रहती है कि हम किस स्टूडेंट को कब कौन सा कंटेंट भेजें। बात समझ में आ गई। तो ये एक जो है दोस्तों हमारे पास में क्या होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि आप जो आगे जाकर के जब कंप्यूटर की पोस्ट आपको जॉब मिल जाएगी, तब आपको यही काम करना है। वहाँ पर आपको डाटाज ही दिए जाएंगे, उन डाटाज को आपको क्या करना है, अलग अलग क्लासिफिकेशन करके आपको जो है एक क्या करना है, पूरी सारणियाँ तैयार करनी होती है, ठीक है। हमारे लास्ट ईयर भी कई स्टूडेंट जुड़े, जिसमें से कि 1-2 स्टूडेंट जो है अभी भी कांटेक्ट में है, बाकी स्टूडेंट्स का कांटेक्ट है, लेकिन मेरी पर्सनली बात नहीं होती। 1-2 से मेरी पर्सनली बात होती है, और एक को हॉस्पिटल में जॉब मिली है, एक को स्टैटिकल ऑफिस में ही जॉब मिल गई है। तो वो बताते हैं कि देखिए सर हम ये इस प्रकार से, अभी जैसे कोविड की रिकॉर्ड थी तो उन्होंने बताया कि आज हमने 18 से 25 साल वाले इतने बच्चों को लगाया, 60 से ऊपर वालों को इतने बच्चों को लगाया। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एक आदर्श यानी आइडियल वर्गीकरण की जो मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में। मुख्य विशेषताएं, ठीक है, किसकी, तो ये मुख्य विशेषताएं बात हो रही है एक आदर्श वर्गीकरण की। आइडियल जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। पहली तो सजातीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सजातीयता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर दूसरा, उसमें विशालता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक वर्गीकरण में सजातीय होनी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हाँ समान गुण वाले अलग अलग जगह पर है, ठीक है। फिर विशालता होनी चाहिए ताकि सभी जो है समग्र जो भी आंकड़े हैं वो सब आपके पास में आ जाए। और थर्ड आपके पास में होनी चाहिए उसके अंदर स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ
इजीली भी होना चाहिए, यानी कि सरलता भी होनी चाहिए। डिफिकल्ट ऐसा नहीं कि डाटे ऐसे तैयार कर दिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। स्थिरता होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट जो है वो होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज़ बदले और पूरी की पूरी टेबल बदलनी पड़े। तो भाई ऐसा डाटा तैयार करने से क्या मतलब। तो कांस्टेंट जो है कंसिस्टेंटी होनी चाहिए आपके, ठीक है। पांचवा आ जाता है अनुसंधान। अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल। कहने का मतलब है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हो उसी के बेस पर, उसी ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वर्गीकरण का क्या करना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए। क्यों? अब मेरा काम है टीचिंग का और मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ भैया आप कहाँ रहते हो। अरे भाई मेरे को क्या मतलब आप कहाँ रहते हो, इससे हमारे को कोई इफेक्ट नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए जुड़े, आपका नाम क्या है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं आप कहाँ रहते हो, आपके भाई बहन कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, ये पागल है क्या सर। तो अनुसंधान यानी मैं किस पे रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ाई करवाने पर। तो मुझे पढ़ाई करवानी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस एग्जाम के लिए जुड़ा, किस सब्जेक्ट के लिए जुड़ा, ठीक है। फिर देखिए लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब है ऐसा नहीं हो कि भाई डाटा एक बार तैयार कर दिया वो जिंदगी भर रहेगा, नहीं, वो चेंजेबल होना चाहिए। वर्गीकरण जो है वो करते समय हमें क्या करना है कि इस बात का ध्यान रखना है कि हम आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि या कमी कर सकें, उस डाटा को ध्यान रखें। जैसे हम एक्सेल में फाइल बना दी हमने, अब फाइल बनाई और हमने क्या करा, 5 स्टूडेंट की जो आज जुड़े उनकी फाइल बना के छोड़ दी। अरे भाई कल भी तो स्टूडेंट आएंगे, तो वो उसमें छठा नंबर जुड़ने के लिए मेरे पास में लोचशीलता होनी चाहिए, मुझे वो जोड़ने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। फिर है गणितीय शुद्धता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके मैथमेटिकल क्लियरिटी होनी चाहिए। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि मैंने देखो जैसे बच्चों का आंकड़ा तैयार कर लिया, अब मैंने उसमें एक दो बच्चे जो स्टैटिक्स वाले थे उनको जीके में जोड़ दिया, जीके वाले को सेकंड ग्रेड मैथ्स में जोड़ दिया, सेकंड ग्रेड मैथ्स वाले को आपके स्टैटिक्स में जोड़ दिया। इससे पूरा डाटा अलग हो सकता है। तो मुझे आप जब भी मैं योग करूं या जो भी करूं तो गणितीय शुद्धता यानी मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरी जो गणना की जाए वो एकदम सही तरीके से की हुई होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये थी कुछ एक आदर्श वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं। हमने वर्गीकरण का उद्देश्य पढ़ा, वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली है। कल हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कितने प्रकार के हैं, 4, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल यानी समय अनुसार, भौगोलिक, गुणात्मक और संख्यात्मक। फिर गुणात्मक में भी 2 है, सिंपल और बहुगुणी, यानी कि सिंपल और एक कह सकते हैं मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।